राजा साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा इससे पहले कि मुल्की सियासत की बात की जाए और जो अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बन रहा है उसको हम डिस्कस करें। एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो होती हुई दिखाई दे रही है वो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की जो मुलाकात थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सो टू द सरप्राइज ऑफ द इंटायर ग्लोब में भी एक एक्सपेक्टेशन ये थी पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़े तबके की कि ट्रंप के आने के बाद कुछ मामला बेहतर हो जाएंगे, जो कि इंटरनेशनल स्टेज पे लेट्स से बाइडन के दौर में एक कॉल तक नहीं आई, उसका हम वेट करते रहे। अब आकर जो ऐलान किया गया है कि अमेरिका गज़ा पर कब्ज़ा कर लेगा और साथ साथ नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि जो एड, जो इमदाद बाइडन ने बंद कर दी थी वो ट्रंप ने रिज्यूम कर दी है। तो जिन लोगों ने बहुत ही पैशन के साथ उनको सपोर्ट किया था वो पछता रहे होंगे अब। बहुत शुक्रिया जी, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने एक बहुत ही अहम मसले से प्रोग्राम का आगाज किया है, क्योंकि ये बराह रास्त पाकिस्तान को भी अफेक्ट करता है। मैं डोनाल्ड ट्रंप की हमायत करने वालों के हवाले से तो जो आप शायद इशारा नहीं भी कर रहे लेकिन इशारा बन जाता है, मैं उससे बढ़कर उन खतरात पे बात करना चाह रहा हूँ जो खतरात इस फैसले के बाद मंडलाते फिर रहे हैं। मुझे याद है जब जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी और वो एक नजरिया लेके आए थे इनलाइटन मॉडरेशन, और उसमें मुस्लिम उम्मा का रिएक्शन वो गेज करते थे मसला फ़लस्तीन के हवाले से कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ जितना जुल्म हो रहा है उसकी वजह से मुसलमानों में एक गुस्सा पाया जाता है, रिएक्शन पाया जाता है। तो बजाय इसके कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि मैं अमन कायम करूंगा, आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अब वो अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाने की बजाय एक ऐसे इशू पे उसने वो एक ऐसा इशू में तूफान खड़ा कर दिया जो यकीनन हर्ट करता है। और इस सिलसिले में मैं जरूर आज खराज तहसीन पेश करता हूँ सऊदी अरब की लीडरशिप को कि जैसे ट्रंप की तरफ से ये ऐलान हुआ तो सऊदी लीडरशिप ने बाकायदा, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक एलामिया जारी कर दिया और उस एलामिया में वादे तौर पर कह दिया गया कि सऊदी अरब जब तक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होती, सऊदी अरब किसी किस्म का इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात को कायम रखना या बरकरार रखना या शुरू करना सोच भी नहीं सकता। उन्होंने कहा, सऊदी अरब ने कहा कि फर्म एंड स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, और ये भी कह दिया फॉरेन मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट में कि हमने पिछली अमरीकी इंतजामिया पर भी वादे कर दिया था और इस इंतजामिया पर भी वादे कर दिया है। जो अनाउंसमेंट की है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसमें यकीनन इस पूरे खित्ते के लिए जो अमन है उसके ये बहुत काउंटर प्रोडक्टिव ये स्टेटमेंट है या इरादा है। फलस्तीनी वही 70-75 सालों से शहीद हो रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं। अगर आज तक उनकी आवाज को या उनके अंदर आजादी के जुनून को खत्म नहीं किया जा सकता, तो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू जो है, एक चीज और भी कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक चीज, बाइडन ने कभी इमदाद बंद नहीं की थी। बाइडन इंतजामिया ने भी इसी बुच्चर नेतन्याहू की इमदाद को जारी रखा, ट्रंप और कर देगा इमदाद। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका इस पर। अमीर अब्बास साहब, एक तो यूएस एड की मद में पाकिस्तान को भी अपनी इंसेप्शन के बाद 1947 के बाद बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिसीव हुए, जिसमें बहुत से प्रोजेक्ट्स का आगाज़ हुआ। इसके अलावा बहुत से पब्लिक सेक्टर के लिए जो चीज़ें बेहतर की गई पाकिस्तान में, एजुकेशन सेक्टर की आप बात कर लें या एनर्जी सेक्टर की बात कर लें, उसको सपोर्ट किया गया। आते साथ एक तो वो बंद हो गया, दूसरा डिपोर्टेशन शुरू हो गई अमेरिका में, यानी कि अगर पाकिस्तानी भी वहाँ पर बैठे हुए हैं तो उनको भी अपने फ्यूचर के बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं है। तीसरा ये कहना कि गज़ा पर हम कब्ज़ा कर लेंगे, हथियार देना इसराइल को रिज्यूम कर देंगे। ये जो सपोर्ट किया गया डोनाल्ड ट्रंप को, चले हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं रेलेवेंस के लिए, ये रैशनल था? कोई फ़ायदा हुआ इसका? जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब। शाहिबुर रहमान एक बड़े सीनियर हमारे जर्नलिस्ट थे, उन्होंने फॉरेन ऑफिस को, इकोनॉमी को कवर किया। उन्होंने एक बड़ी शानदार किताब लिखी है, पाकिस्तान सॉवरेनिटी लॉस्ट। ये जो आपने 1947 से जो आगाज किया, तो ये उन्होंने 1947 के फौरी बाद, यानी कायदे आजम के दौर से ही पाकिस्तान अमेरिका के पास कैसे गया और कैसे पहले पाकिस्तान ने वहां से भीख मांगना शुरू की, और फिर सीटों में जब पाकिस्तान शामिल हुआ तो जॉन फॉस्टर डलेस जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उसने कहा कि यार तुम तो बड़े भूखे लोग हो पाकिस्तान को। उसने कहा तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, हमने तो समझा था कि तुम अपने मुफाद में इस ट्रीटी का हिस्सा बन रहे हो, तुमने इसकी कीमत लगवाना शुरू कर दी। तो हमारा इंप्रेशन जो है वो पहले दिन से उनके सामने ये बन चुका था। और उस जमाने में हमें 20-30 मिलियन डॉलर की इमदाद
$20-30 मिलियन जो आज पीनट है, वो उस इमदाद से हमने शुरू किया। और आज हम बिल्कुल अब तो हम चल ही नहीं सकते उनके बगैर। जैसे आपने यूएस एड का हवाला दिया, तो वो यूएस एड से अगर निकल जाता है तो उससे तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज सारी ही मुतासर होंगी, जहां जहां अमेरिका इसको इस्तेमाल करता है। और अमेरिका के जो टूल्स हैं कोअर्जन के, डिप्लोमेसी के, उसमें से ये फाइनेंशियल एड एक बहुत बड़ा टूल रहा है। जैसे उसने वॉर ऑन टेरर जो जब ज़िया-उल-हक के जमाने में उसने $3 बिलियन पाकिस्तान को दिए, और फिर पाकिस्तान उसका एलाई बन गया अफगानिस्तान के खिलाफ। तो ये फाइनेंशियल एड मुख्तलिफ तरीके से वो देकर करता है। एक है डायरेक्ट कोर्सिव टूल्स, जहां पे उसने अटैक कर दिया, कहीं जाके कब्जा कर लिया, कहीं उसने रजीम चेंज कर दिया। तो ये एक अनप्रिडिक्टेबल शख्स है डोनाल्ड ट्रंप। आप इससे किसी अच्छी चीज की भी तवक्को कर सकते हैं और किसी बुरी चीज की भी तवक्को कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छी चीज का इंतजार कर रहे हैं। अब तक तो नहीं हुई कोई, अभी तो नहीं। देखिए, एक तो है ना कि जब वो आने से पहले उसने ये कहा कि जी ये सीज फायर करें। बहरहाल उसने सीज फायर करवाया गजा में। अब आज से 3 हफ्ते हो चुके हैं, अभी तक तो पीसफुल हालात निस्बतन। तो कुछ उसके रिजल्ट में अगर वो गजा पे कब्जा ही कर लेंगे तो फिर तो कोई फायदा ना हुआ। ये तो देखे ना, ये तो अभी ऑल ऑफ द सडन उसने ये मौके सामने रखा है। उसकी इलेक्शन कैंपेन में तो ये शामिल नहीं था। मतलब आप सरप्राइज हुए इससे? जी बिल्कुल। ठीक है। इस पर आमिर साना साहब आपको भी शामिल करूंगा गुफ्तगू में। आपके लिए ये एलिमेंट था सरप्राइजिंग, क्योंकि 2018 में भी डोनाल्ड ट्रंप ये ट्वीट कर चुके हैं पाकिस्तान के बारे में कि हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को दिए, लेकिन हमेशा हमें धोखा मिला। तो अब आकर ये इकदामात जहां पर कुछ लोगों को सरप्राइज कर रहे हैं, आप नाकिदीन में से रहे हैं इस तमाम नैरेटिव के कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से एक सपोर्ट मिली, बेशक वो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर थे या किसी शख्सियत के थे। तो इस पर आप सरप्राइज हुए जो नेतन्याहू के साथ खड़े होकर आज उन्होंने कह दिया कि गजा पे कब्जा कर लेंगे, हथियार देंगे इसराइल को? देखें जी, पहली बात तो यह है कि बिल्कुल मैं सरप्राइज नहीं हुआ कि हमारी जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है जो इस वक्त वहाँ अमेरिका में मौजूद है, उन सब की, मैं अमेरिका इत्तेफाक से चूँकि गया भी था सितंबर अक्टूबर में, और मैं बहुत सारे लोगों से मिला और उन सब की एक गुफ्तगू थी, और उसमें और भी रीजन के मुसलमान थे। उनका ये था कि जी इस वक्त बाइडन इतना जुल्म कर रहा है ना, तो हम अल्टीमेटली उस तरफ जा रहे हैं कि हम ट्रंप को वोट दें, किसी एक को हमने वोट देना है। और पीटीआई का ज़ाहिर फैक्टर उसके अंदर 100% मौजूद है कि उनकी तो तवक्कुआत आज भी हैं, थी नहीं डोनाल्ड ट्रंप से है कि उनके लीडर को लहराएंगे। अच्छा, किसी भी लीडरशिप के लिए किसी भी उनके लवर का, उनके वर्कर का, जो उनको पसंद करता है, उनकी पॉलिसीज़ को पसंद करता है, ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि वो चाहें कि जी हम अमेरिका में बैठे हैं और हम आवाज़ उठाएं। मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूँ, सिवाय उस बात के कि जब आप अपने इंस्टीट्यूशंस, अपने मुल्क के खिलाफ जज्बात में बात करते हैं। अदरवाइज ये उनकी राय है, हमें उनकी राय का एहतराम करना चाहिए। अब वापस आ जाए इस पर जो ट्रंप ने किया। ट्रंप ने वही कुछ किया जो उसकी पहले दिन से पॉलिसी थी, और इसराइल के टुवर्ड्स पूरे अमेरिका की जो स्टेट की पॉलिसी है वो यही थी जो बाइडन ने की, जो अब आके ट्रंप ने उसको मजीद आगे बढ़ावा दिया है। बेशक सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का तुरंत जवाब आया, बेहतरीन जवाब आया, लेकिन असल इशू ये है कि क्या इस जवाब से हमारा काम हल हो जाएगा या ट्रंप बयान के बाद रुक जाएगा। ये तो अब है जहां ट्रंप कहता है कि मोहम्मद बिन सलमान 600 बिलियन नहीं 1 ट्रिलियन की हमारे यहां इन्वेस्टमेंट करो, ठीक, तो फिर ये बात एक आवाज मुसलमान उम्मा की लीड भी करता है वो सऊदी अरब, और बिलाशुबा करता है। तो आवाज तो एक बननी चाहिए ना, कि आपने पहले बमबारी करके मलियामेट कर दिया और अब आप कहते हैं कि हमारे कंट्रोल में होगा। वो कभी नीदरलैंड के पास जगह को कह देता है ये हमारी है, कभी वो मैक्सिको को अमेरिकन यूएस गल्फ कह देता है। ओके, वो कहें, वो जब अपना बड़ा मुल्क बना रहे हैं, लेकिन उनको 2-3 जगहों से जवाब ऐसे आए कि जहां से उनको अब खामोशी भी इख्तियार करनी पड़ी। 30 दिन के लिए कनाडा वाला वो सस्पेंड भी करना पड़ा। अब वो यूएन के मुख्तलिफ इदारों से अपनी फंडिंग को रोक रहे हैं, क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो जब बड़ा होता है ना, तो चौधरी उसको खर्चे भी करने पड़ते हैं उस चौधराहट के कायम करने के लिए। लेकिन अगर खर्चे आप निकाल लेंगे और आप समझेंगे कि सारे लोग फिर मतलब रकबे के लिहाज से हॉलैंड कितना बड़ा मुल्क है, नीदरलैंड कह लें उसे, तो वो भी आवाज दे रहा है यूरोप साथ मिलके, तो ये मुश्किल बनेगी। यहां हमें अपनी मुसलमान उम्मा ओआईसी जिसे हम कहते हैं कितने गई सी, तो अब उसको मोहम्मद बिन सलमान को कोई मीटिंग स्पेशल बुलानी चाहिए कि ये इतना छोटा मसला नहीं है कि वो कहते हैं इसराइल छोटा सा मुल्क है, तो उनका तो ग्रेटर इसराइल का नक्शा हमारे सामने है जिसको वो पता नहीं कहां लेके जा रहे हैं। तो इस बात को यहां तक कि हमने जवाब दे दिया काफी नहीं, सऊदी अरब को अब इसमें लीड करना पड़ेगा।